नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान किया गया। इन सीटों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम के बीच वोट डाले गए। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, आरजेडी और कांग्रेस मोर्चा के अपने अपने दावे हैं और इसके साथ ही कयासों की शुरुआत हो गई है कि आखिर बिहार किसका होगा। फिलहाल 10 तारीख को ही ये पता चलेगा कि इस चुनाव में आखिर किसकी जीत होगी। स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने ट्वीट किया कि लाल बाल पाल के तिकड़ी में पाल के रूप में विशिष्ट पहचान रखने वाले राष्ट्रवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल को देश सदा याद रखेगा। रोहतक जेल से बाबा राम रहीम पैरोल पर बाहर निकला था। 24 अक्टूबर को एक दिन के लिए राम रहीम जेल से बाहर आया था और इसी दौरान करीब 100 पुलिस वाले राम रहीम के साथ थे। रेप और मर्डर का दोषी है गुरमीत राम रहीम। 24 अक्टूबर को राम रहीम को पैरोल पर भेजे जाने को लेकर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया। कहा कि बीमार मां को मिलने के लिए राम रहीम को एक दिन की पैरोल दी गई थी और यह पैरोल जेल के नियमों के मुताबिक ही दी गई थी। जेल मंत्री ने कहा कि एक दिन के लिए पैरोल पर भेजने के लिए जेल अधीक्षक के पास अधिकार है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में राम रहीम को मां से मिलवाया गया था। राम रहीम के विशेष केस को देखते हुए ज्यादा समय की पैरोल देने के लिए सरकार और कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। फरीदाबाद में निकिता की शोक सभा के लिए परिजनों को प्रशासन ने अनुमति दी। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद परमिशन मिली। खबर दिखाए जाने के बाद निकिता के परिजनों को जिला प्रशासन ने शोक सभा करने की अनुमति दे दी है। सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर में परिजनों को परमिशन दी गई। जिला उपायुक्त ने कहा कि परिजनों को मंजूरी दी गई है, इसकी सूचना दे दी गई है। शोक सभा के लिए परिजन अपनी तैयारी कर सकते हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने गन्नौर के गुम्मट गांव में पीड़ित परिवारों से मिलकर के अपनी संवेदनाएं जाहिर की। कहा कि प्रशासन की नाकामयाबियों के कारण इस घटना में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैथल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हुए सीधे मुकाबले में नफे सिंह बेरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक गौतम को 38 वोटों के अंतर से हरा दिया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि नफे सिंह बेरवाल को 468 और अशोक गौतम को 430 वोट मिले। प्रधान पद पर 8 वोट रद्द पाए गए, जबकि उपप्रधान पर हुए तिकोने मुकाबले में प्रदीप धारीवाल ने प्रेम छाबड़ा को 119 वोटों से हराया। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने पर जींद के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला सरपंच का कहना है कि इससे महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। सरपंच ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के फैसले से उन महिलाओं की काबिलियत को और ज्यादा बल मिलेगा जो महिलाएं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हैं। पलवल के गांव जाना चोली की सरपंच ने सरकार के फैसले पर सहमति जाहिर की। कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो राइट टू रिकॉल सांसदों और विधायकों पर लागू करने की बात भी कही। महिलाओं के लिए विधानसभा पटल पर हरियाणा की पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया। इसे माननीय सदस्यों ने पास कर दिया। अब हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी रहेगी। यमुनानगर के जिले की महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर पंचायतों में फैसला ले सकेंगी। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। इसके तहत महिलाएं सहायता समूह से जुड़कर अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय जुटा रही हैं। रादौर के पुराने बस स्टैंड के नजदीक हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से लगाए गए दीपावली स्टॉल का पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने शुभारंभ किया और सहायता समूह की महिलाओं की ओर से तैयार किए गए अन्य खाद्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नारे को इस मिशन की मदद से पूरा किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए स्थायी जगह को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे। पलवल के रहने वाले राजेश्वर गर्ग अपने घर की छत पर फल फूल से लेकर के हरी सब्जियां तक उगा रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय बचता था। इसके बाद उन्होंने अपनी खुशी के लिए छत पर बागवानी शुरू की। राजेश्वर गर्ग ने बागवानी की शुरुआत अनलॉक 1 शुरू होने के बाद की थी। इस दौरान करीब 50-60 पौधे गमलों में लगे हुए लेकर आए थे। आज उनके 2000 वर्ग फीट की छत पर छोटे बड़े कुल मिलाकर के 500 से ज्यादा गमले हैं। फरीदाबाद में कोविड-19 के मामलों को रोकने के लिए बल्लभगढ़ उपमंडल के तहत 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारियों के लिए निःशुल्क कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं।
त्योहारी सीजन को लेकर के ये तैयारी की जा रही है, जहां पर भीड़ बढ़ने के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ने का खतरा बना रहता है। प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम की लोगों ने सराहना की। व्यापारियों से अपील की गई कि सभी इसमें अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। फरीदाबाद में सर्दी का आगाज होते ही कोरोना महामारी का खतरा भी बढ़ने लगा है। इसके चलते कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण की वजह से भी लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए बल्लभगढ़ पुलिस के जवानों ने स्कूल में पहुंचकर छात्र छात्राओं को मास्क बांटे। इसके साथ ही छात्रों से दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील भी की गई, उन्हें जागरूक किया गया। दिवाली पर दियों की भारी खपत को देखते हुए कुम्हार अपने काम में जुटे हुए हैं। अंबाला की प्राचीन कुम्हार मंडी में मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कुम्हारों का कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है और ना ही प्रशासन। इसमें मेहनत बहुत लगती है और आमदनी बहुत कम मिलती है। नई पीढ़ी इस काम को छोड़कर जा रही है। मिट्टी से बने सामान को बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से व्यापार ठप पड़ा है और अब दिवाली आने पर कुछ उम्मीद जगी है। अभी तक मार्केट बिल्कुल ठंडा है और खरीदारों की कमी है। फरीदाबाद में शिक्षा अधिकारी की पहल, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20 छात्राओं को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एंड्रॉइड फोन वितरित किया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में क्लास नहीं लग पा रही थी। इसे देखते हुए अब ऑनलाइन क्लास के जरिए छात्र छात्राओं की पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन सभी छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के फोटो उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनके फोटो देखकर उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। फरीदाबाद में शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता का फोटो राजकीय बाल माध्यमिक स्कूल में लगाया गया। इस मौके पर शहीद परिवार के परिजनों और पुलिस की टीम ने फोटो का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में एक सीट पर छात्र को गांव के ही छात्र को दाखिला दिया जाएगा। यह घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की। उन्होंने कहा कि चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय की कोशिश है कि शिक्षा के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान निकले। ग्रामीणों ने कुलपति का आभार जताया। उधर रानिया में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। टोहाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आड़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सेलर मिलर्स को समझाकर मामले को शांत करवाया। आड़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी गेट पास नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जाए। करनाल में धान खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने मार्केट कमेटी करनाल के सचिव सुंदर सिंह, उनके सहयोगी और कई आड़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि पिछले दिनों नई अनाज मंडी करनाल में जब जांच की गई तो पाया गया कि मार्केट कमेटी करनाल की तरफ से लगभग 25,000 क्विंटल धान के फर्जी गेट पास काटे गए। करनाल के एसडीएम आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के संज्ञान में आने के बाद मार्केट कमेटी करनाल और स्कान के आरोपियों में खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 फर्जी कॉल सेंटर्स पर छापेमारी की है। ये कॉल सेंटर बिना अनुमति के चलाए जा रहे थे, जिनमें विदेशों से लोगों को धोखाधड़ी कर उनके से पैसे वसूले जाते थे। अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाने वाले मुखिया मौके से फरार हो गए, जबकि 2 पार्टनर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 लैपटॉप 6,48,000 रुपए कैश बरामद किया गया। अंबाला में देर रात को हरियाणा से पंजाब में यूरिया की सप्लाई कर रहे 5 वाहनों को कब्जे में लिया गया। कृषि विभाग ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इन दिनों पंजाब में मालगाड़ियां नहीं जा रही हैं, तो वहां पर यूरिया की कमी हो रही है। इसके चलते हरियाणा के डीलर पंजाब में अंबाला के हिस्से की सप्लाई करने में लगे हैं, ताकि महंगे दामों पर यूरिया बेच सके। कृषि विभाग का कहना है कि यह सब उनकी जानकारी के बिना चल रहा था। जिस डीलर के पास सप्लाई आई थी उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला में डिटेक्टिव स्टाफ के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने चरस समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक कार में चरस लेकर जा रहे थे, जिनमें से एक नाबालिग है।
इंस्पेक्टर ने बताया कि नाबालिग आरोपी से 100 ग्राम खड़क मंगोली निवासी से 150 और 50 ग्राम चरस बरामद की गई। पूछताछ में पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। बल्लभगढ़ के वार्ड संख्या 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़ और उनके बेटे पर दबंगई के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पार्षद ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, उसे घर से भगा दिया। वहीं शादी के बाद से आरोपी दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर रहा था। मामले को निपटाने के लिए पार्षद के घर पहुंची महिला के घर वालों के साथ भी जमकर मारपीट की गई। मारपीट में घायल परिजनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज की है। उधर रेवाड़ी में 3 साल के मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 12 साल के नाबालिग बच्चे ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। मासूम का अस्पताल में इलाज जारी है। ये वारदात रेवाड़ी के बावल की है, जहां पर बच्ची को घर में अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस ने दस्तयाब किया है। नानौंद में गांव भैनी अमीरपुर के पास एक्सीडेंट हो गया। कार और कैंटर की टक्कर हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नानौंद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर इलाहाबाद में गैस सिलेंडर विक्रेता की दुकान में अचानक से सिलेंडर फटने से आग लग गई। पूरी दुकान धू-धू कर जलने लगी। आग से आसपास की दुकानों में भी अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद करीब 1-1.5 घंटे की मशक्कत से इस आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। बहादुरगढ़ के जसौरखेड़ी गांव में कुछ बदमाशों ने एक शख्स के घर में घुसकर हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान सोमवीर के नाम से की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। हिसार के गांव सीसवाल में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिव मंदिर के पास सुबह के वक्त इस शख्स को गोली मारी गई थी। मृतक की पहचान अमित गोस्वामी के नाम से हुई है। बाइक सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने अमित पर 6 राउंड फायर किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। किसान मेले में फसलों के अवशेष को किस तरह से आय का साधन बनाया जाए, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को आखिर कैसे रोका जाए और खत्म होती भूमि के पोषक तत्वों के बारे में भी किसानों के बीच जानकारी दी गई, जागरूकता पैदा की गई। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने पिछले 1.5 साल से लापता बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चे का नाम शुभम है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। वो अपने स्कूल से घर जाते वक्त लापता हो गया था। 15 से 20 दिन पहले करनाल मधुबन पुलिस ने गुमशुदा शुभम को बाल गृह आश्रम भेज दिया था, जहां पर काउंसलिंग के दौरान सच सामने आया और पुलिस ने बच्चे को उसके घर वालों को सौंपा। फरीदाबाद के युवाओं को 10% नौकरी देने के बिल पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। टेकचंद शर्मा का कहना है कि विधानसभा में बैठे फरीदाबाद और गुरुग्राम के विधायक भी इस बात को गंभीरता से लें। टेकचंद शर्मा ने कहा कि जमीन और पानी हमारा विषैला हो रहा है और नौकरियां दूसरे जिलों को दी जा रही है। इससे युवाओं के भविष्य पर भी तलवार लटक गई है। पंचकुला में फूड सप्लाई ऑफिसर ने टीम के साथ छापेमारी कर चंडी मंदिर एरिया में 308 किलो नकली और मिलावटी मिठाई सीज की है, जबकि 87 किलो मिठाई को मौके पर ही नष्ट किया गया। अधिकारी को सूचना मिली थी कि चंडी मंदिर एरिया में मिठाई की दुकान में नकली और मिलावटी मिठाइयां बनाकर बेची जा रही हैं। छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए गए तो ये नकली पाई गई। इसके बाद कार्रवाई की गई। त्योहारी सीजन को देखते हुए कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत मिठाई की दुकानों की जांच की गई और मिठाइयों के 11 सैंपल इकट्ठा किए गए। दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खुली मिठाइयों के आगे मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और MRP जरूर लिखें। इससे ग्राहक को मिठाई की पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा तो उसे 2 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी स्वास्थ्य विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि केंद्र की ओर से इसे लेकर कानून बनाया गया है। सोना के गांव भौंसी में लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर घोटाले को लेकर एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। मामले में शुरुआती जांच में महिला सरपंच नदारद रही। ग्राम सचिव भी बिना दस्तावेजों के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम ने ग्राम सचिव को जमकर फटकार लगाई। लॉकडाउन के दौरान गांव के आधा दर्जन पंचों ने सैनिटाइजर घोटाले के आरोप सरपंच पर लगाए थे, जिसकी जांच की जा रही है। रादौर अनाज मंडी में धान की फसल से निकलने वाले कचरे को उठाने के लिए मार्केट कमेटी ने लाखों रुपए का ठेका दिया है। बावजूद इसके ठेकेदार की कबाड़ उठाने की धीमी गति की वजह से जगह जगह कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं।
मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले में जमा है। ऐसे में अगर मंडी में अचानक इस कबाड़ में आग लगती है तो काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन मंडी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव का कहना है कि धान सीजन में मंडी में जगह न मिलने की वजह से कबाड़ उठाया नहीं जा सका। ठेकेदार को जल्द कबाड़ उठाने के आदेश दिए जाएंगे। अंबाला में हरियाणा परिवहन विभाग और आरटीओ विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दस्तावेज पूरे न होने की वजह से उत्तर प्रदेश नंबर की एक निजी बस का 51,000 रुपए का चालान काटा गया। हरियाणा रोडवेज विभाग के ट्रैफिक इंचार्ज रामपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना दस्तावेज के घूम रहे वाहनों के चालान किए जाएंगे। इसके लिए रोडवेज डिपार्टमेंट समय समय पर चेकिंग करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों को संबोधित किया। कहा कि कोरोना के बाद की दुनिया एकदम बदल जाने वाली है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपनी नई खोजों से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वो नए इनोवेशन लेकर आए। देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावनाएं। देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीकों पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी की जरूरत और इसके प्रति भारतीयों में आस्था, यही आपके भविष्य की रोशनी दिखाती है। आपके इनोवेशन ऐसे होने चाहिए इससे व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन में बदलाव आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको नए मंत्र को लेकर काम करना होगा। यह मंत्र है कि आपकी नजरें क्वालिटी पर रहें, आप इससे कभी समझौता ना करें। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कारणों से जहरीली होती हवा ने दिल्ली के लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण की वजह से आसमान में सुबह शाम स्मॉग की चादर छाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब है, जबकि कुछ इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। फरीदाबाद का AQI 300 से ऊपर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स चिंता जता रहे हैं, खासतौर पर जो लोग सांस और दमा के मरीज हैं, उनके लिए बढ़ता प्रदूषण खतरे की घंटे के तौर पर देखा जा रहा है। देश में 24 घंटे में 49,851 नए केस मिले। 576 मरीजों की मौत हुई है। 84,60,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। 5,14,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 161 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 44,000 से ज्यादा है। अभी भी 1,02,099 केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ। एक दिन में आए 2,370 नए मामले। अभी भी 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। अब तक 11,299 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में 2,173 नए केस मिले। अब तक 4,63,240 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। 23,132 केस अभी भी एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 1,797 नए केस आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 2,07,000 के पार चला गया। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 7,178 नए केस। 64 लोगों की मौत हुई है। 39,000 से ज्यादा केस एक्टिव हुए। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,410 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,38,000 के पार चला गया। 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव हुए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 4,96,00,000 के पार चले गए। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,31,00,000 के पार कोरोना के केसेस एक्टिव हैं। अमेरिका में भी कोरोना ने जमकर तबाही मचाई हुई है। मरीजों की संख्या अब 1 करोड़ के पार चली गई। अब तक 63,91,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। कुल मरीजों की संख्या 56,32,000 के पार चली गई। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 17,33,000 के पार चली गई। अभी भी 4,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।